मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 करना चाहेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक कॉर्क जो कि होता है एक सब्सटेंस वो जो कि हमें मिलता है बार्क ऑफ अ ट्री से, एक पेड़ के बार्क में से हमें पाया जाता है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि ये जो बार्क ऑफ अ ट्री है जो कि है कॉर्क, वो एक हनी कॉम्ब के बहुत ही सिमिलर था। हनी कॉम्ब मतलब जो शहद का स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके कुछ, उसके बहुत ही सिमिलर था। उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट थे जैसे कि जो होते हैं छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स यानी कि छोटे छोटे डब्बे। सेल मौजूद थे, लिटिल रूम, और उन्होंने इस छोटे कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई 5.1। उसमें एक अनियन बल्ब लिया गया, एक प्याज, और उसको हमने उसकी बाहर वाली लेयर उसको छील कर पील ऑफ करके इनर वाली साइड से उसको अरेंज किया गया एक ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड के अंदर उसको एक ग्लास स्लाइड जिसके अंदर पानी था उसके अंदर रखा गया और उसको वहाँ से बाहर निकाल कर ड्राई किया गया और उस पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर रखी गई ताकि वो उसको फ्लैट कर सके। और वो फ्लैट होने के बाद एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दी गई। और जो सोल्यूशन एक होता है सैफ्रनिन का एक सोल्यूशन होता है जो कि येलो कलर होता है, उसकी एक ड्रॉप उसके ऊपर स्लाइड जिसके अंदर पानी था उसके अंदर रखा गया और उसको वहाँ से बाहर निकाल कर ड्राई किया गया और उस पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर रखी गई ताकि वो उसको फ्लैट कर सके। और वो फ्लैट होने के बाद एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दी गई। और जो सोल्यूशन एक होता है सैफ्रनिन का एक सोल्यूशन होता है जो कि येलो कलर होता है, उसकी एक ड्रॉप उसके ऊपर डाली गई ग्लास स्लाइड के ऊपर और उसे कवर स्लिप की हेल्प से उसको ढक दिया गया। कवर स्लिप की वजह से उसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं आएंगे, यानी कि कोई भी हवा उसके अंदर तक उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिसकी मदद से ना कि कुछ उसका सोल्यूशन बाहर जाएगा। एक नीडल की मदद से उसे ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा गया और एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जा सकता है, क्योंकि वो सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं तो वो हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत ही ज़्यादा जूम और एनलार्ज करके देखा जा सकता है। तो जब उसको देखा गया उस सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ये सारे सेम डब्बे हैं, सेल्स सेम साइज़ के हैं। अनियन का साइज़ चाहे जो मर्ज़ी हो, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सेम साइज़ के ही होंगे, उनका सेम स्ट्रक्चर ही होएगा और उनके अंदर सारी सेम प्रॉपर्टी और सेम क्वालिटीज़ होंगी। ये दोनों जो हैं ये सेल्स हैं, ये अनियन बल्ब के अंदर देखे गए हैं जो, और ये जो इसके बीच का सेंटर है जो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ऐसे ही हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा देखेंगे। हम पानी के अंदर एक मिक्सचर बनाएंगे जो कि है चीनी या फिर नमक से, जो सॉल्ट एंड शुगर। इससे बनाकर देखेंगे, सॉल्ट या फिर शुगर दोनों साथ नहीं। उससे है कि अगर हम एक बीकर में इसको रखते हैं जिसमें पानी होगा, जिसमें ये डिज़ोल्व है, और अगर हम किसी भी सेल को उसके अंदर रखेंगे तो एक प्रोसेस हमारे पास आएगा। अगर सेल के आउटसाइड ज़्यादा पानी है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो उस सॉल्यूशन में उसको कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से बाहर वाला पानी सेल के अंदर चला जाएगा। और अगर सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम मात्रा में पानी है, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कुछ नहीं होएगा, ना सेल के अंदर पानी जाएगा ना उसके बाहर है। अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी है और सेल के बाहर कम पानी है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसकी वजह से सेल के अंदर का पानी सेल के बाहर चला जाए। एक एक्टिविटी 5.4 से भी हम कह सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कैसे होता है। हम ड्राइड रेजिन्स मतलब किशमिश, इनको लेकर हम एक टेस्ट करेंगे। ड्राइड रेजिन्स को हम एक पानी के बीकर में डालकर रख देंगे थोड़े समय के लिए और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो उस रिज़ल्ट के हमें ऑब्जर्वेशंस देखनी है। हमें देखना है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिन्स ड्राइड हैं, उनके अंदर कुछ भी पानी नहीं है, तो और सेल के बाहर ज़्यादा पानी को लेकर हम एक टेस्ट करेंगे। ड्राइड रेजिन्स को हम एक पानी के बीकर में डालकर रख देंगे थोड़े समय के लिए और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो उस रिज़ल्ट के हमें
ऑब्जर्वेशंस देखनी है। हमें देखना है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिन्स ड्राइड हैं, उनके अंदर कुछ भी पानी नहीं है, तो और सेल के बाहर ज़्यादा पानी है। सेल यानी कि यहाँ पे ड्राइड रेजिन्स के बाहर ज़्यादा पानी है, तो वो ड्राइड रेजिन्स के बाहर से उनके अंदर चला जाएगा और वो इसके कारण स्वेल हो जाएंगी, यानी वो फूल जाएंगी, उनके अंदर पानी चला गया। और अगर हम इस सेम फूले हुए सेल के सॉल्यूशन को यानी कि ड्राइड रेजिन्स को अगर हम सेम ऊपर की तरह एक मिक्सचर में रखते हैं सॉल्ट या फिर शुगर के, तो हम उसमें देख सकते हैं कि ड्राइड रेजिन्स के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, और इस वजह से ड्राइड रेजिन्स के बाहर से पानी अंदर से पानी बाहर चला जाएगा और वो वाटर लूज़ कर देंगे। उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएंगे, यानी वो सूख जाएंगी। ऐसा सेम होता है, हम अपनी रोज़गार ज़िंदगी में भी देखते हैं कि प्लांट्स भी एक सेम ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं पानी लेने के लिए। सॉइल को हम जब भी पानी देते हैं, यानी कि हम मिट्टी में जब भी पानी डालते हैं, तो प्लांट्स भी ये सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं पानी सोखने के लिए। प्लांट के बाहर ज़्यादा पानी होता है और प्लांट के अंदर कम होता है, इसलिए वो प्लांट बाहर से पानी अंदर ले लेता है और वो उसको अब्जॉर्ब करके यूज़ करता है। इनको लेकर हम एक टेस्ट करेंगे। ड्राई रेजिन्स को हम एक पानी के बीकर में डालकर रख देंगे थोड़े समय के लिए और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो उस रिज़ल्ट के हमें ऑब्जर्वेशंस देखनी है। हमें देखना है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिन्स ड्राइड हैं, उनके अंदर कुछ भी पानी नहीं है, तो और सेल के बाहर ज़्यादा पानी है। सेल यानी कि यहाँ पे ड्राइड रेजिन्स के बाहर ज़्यादा पानी है, तो वो ड्राइड रेजिन्स के बाहर से उनके अंदर चला जाएगा और वो इसके कारण स्वेल हो जाएंगी, यानी वो फूल जाएंगी, उनके अंदर पानी चला गया। और अगर हम इस सेम फूले हुए सेल के सॉल्यूशन को यानी कि ड्राइड रेजिन्स को अगर हम सेम ऊपर की तरह एक मिक्सचर में रखते हैं सॉल्ट या फिर शुगर के, तो हम उसमें देख सकते हैं कि ड्राइड रेजिन्स के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, और इस वजह से ड्राइड रेजिन्स के बाहर से पानी अंदर से पानी बाहर चला जाएगा और वो वाटर लूज़ कर देंगे। उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएंगे, यानी वो सूख जाएंगी। ऐसा सेम होता है, हम अपनी रोज़गार ज़िंदगी में भी देखते हैं कि प्लांट्स भी एक सेम ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं पानी लेने के लिए। सॉइल को हम जब भी पानी देते हैं, यानी कि हम मिट्टी में जब भी पानी डालते हैं, तो प्लांट्स भी ये सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं पानी सोखने के लिए। प्लांट के बाहर ज़्यादा पानी होता है और प्लांट के अंदर कम होता है, इसलिए वो प्लांट बाहर से पानी अंदर ले लेता है और वो उसको अब्जॉर्ब करके यूज़ करता है। जैसा कि आपको पता चला है कि सेल स्मॉल डब्बे होते हैं। सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स वो होते हैं जिनमें एक सिंगल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक से ज़्यादा सेल नहीं होते हैं, वो एक सेल से ही वो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मल्टीसेलुलर यानी कि मैनी, यानी कि बहुत सारे, इसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं और बहुत सारे सेल्स को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इन दोनों से स्ट्रक्चर एक ही बनता है, पर इसमें एक सेल होता है और इसमें बहुत सारे। ऐसा एक एग्जांपल है यूनिसेलुलर सेल्स का अमीबा। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। और मल्टीसेलुलर सेल्स का एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम भी एक प्रकार का एनिमल है, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल बना किस चीज़ों से होता है? सेल 3 चीज़ों से बना होता है। पहली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है न्यूक्लियस और फिर है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखकर हमें जैसे पता चल रहा है कि ये होती है आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। इसका मतलब है बाहर की जो लेयर, सबसे बाहर जो बाहर की चीज़ों से कांटेक्ट में आएगी एनवायरनमेंट के साथ, उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही कोई भी चीज़ सेल के अंदर या फिर बाहर जा सकती है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ों को ही ये अंदर जाने दे सकती है और कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही ये अपने सेल जैसा कि हम कर रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ चीज़ों से बनी होती है, उनको कहा जाता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इन दो चीज़ों को मिलाकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है,
हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, नहीं तो ये हमें ऐसे सेल के अंदर नहीं दिख सकती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables द सेल टू engulf फूड। इसका मतलब है जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन जो अंदर और बाहर जाने देता है चीज़ों को, उसकी मदद से जो सेल होता है वो अपना खाना भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब वो बाहर के एनवायरनमेंट से अपना खाना अपने यहाँ तक पहुँचा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक ऐसा प्राणी है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बाहरी एनवायरनमेंट से यानी कि बाहर से ले सकता है। इसके अंदर प्लाज्मा के अलावा एक और बाहरी कवरिंग होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल, जो उसे और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके अपने पास एक रिजिड आउटर कवरिंग बना लेती है जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक सब्सटेंस होता है, उसकी सेल बनी होती है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। इसका मतलब है वो उसे ताकत देती है टू द प्लांट्स। जब भी एक प्लांट सेल वाटर लूज़ करता है, जैसे कि आपको बताया था कि जब भी वाटर बाहर जाता है एक सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू, तब एक जो बाहरी कवरिंग होती है उसमें श्रिंक होती है, श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि वो छोटी हो जाती है या फिर वो अपनी प्रकार या फिर शेप बदल लेती है ताकि पानी उसके अंदर से अंदर या बाहर आसानी से जा सके। तो ये सेल वॉल जो होती है उससे दूर चली जाती है जब ये वाटर लूज़ होता है और वो श्रिंकेज होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अब हमारे पास सेल का दूसरा भाग आता है जिसको हमने पहले भी बताया था, जिसका नाम है न्यूक्लियस। जैसा कि न्यूक्लियस के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये होता है डबल लेयर्ड, यानी कि इसकी दो लेयर्स होती हैं, दो दीवारें कह सकते हैं, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से इसका नाम आया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जो उसका अलाउ करते हैं ट्रांसफ़र, मतलब उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसकी मदद से जो भी मटेरियल होता है पोर्स की मदद से वो अंदर या बाहर आ जा सकता है। एक जो हमने पहले भी कहा था साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर आया जा सकता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है क्रोमोसोम्स। ये एक रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप मतलब एक जैसे रॉड दिखती है उस प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ जानकारी मौजूद होती है जो कि वो एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन यानी कि माता पिता से दूसरे बच्चों तक लेके जाई जा सकती है, जिसका जो होती है डीएनए के फॉर्म में। आपको इसका पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप पढ़ लें तो बेहतर होएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए के मॉलिक्यूल्स इस क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डीएनए के साथ साथ प्रोटीन को भी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर लेके जा सकते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल डीएनए के अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स जैसे कि आपको पता होगा आपके माता पिता से कुछ क्वालिटीज़ और कुछ चीज़ें जो आपके अंदर आई हुई हैं वो उनको कहा जाता है जीन्स। जैसे कि अगर आप छोटे हैं और आप मतलब तो आप भी छोटे हैं, तो ऐसी कुछ जीन्स आपके अंदर आई हुई हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं आपके डीएनए में, तो वो आपके द्वारा क्रोमोसोम्स के द्वारा आपके अंदर आई गई हैं। न्यूक्लियस एक बहुत ही ख़ास रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, जो होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन। इसकी मदद से जो एक सेल होता है, एक सिंगल सेल,
जब वो प्रोड्यूस होता है तो वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इस डिवाइडेड सेल्स 2 नई फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी अपनी फॉर्म में। इसकी वजह से ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी कवरिंग नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर जिन ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होती है उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, जिनका मतलब है यहाँ पे प्रो का मतलब है पुराने यानी कि प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिनमें नहीं होती है उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, और जिनमें प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है यूकैरियोट्स। ऐसे हमारे पास 2 प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनिजम्स ये भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम फिगर 5.4 आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, उसके अंदर उसके द्वारा समझा सकते हैं। ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी जो ये बाहरी कवरिंग है, जैसा कि आप सबको पता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। इसे कहा जाता है सेल वॉल, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। और सेल वॉल के साथ साथ जो इसकी थोड़ी सी अंदर होती है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको बताया था, थोड़े छोटे छोटे रॉड शेप्ड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है राइबोसोम्स। और बीच में तो कुछ और सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। जैसा कि आपको बताया था, न्यूक्लियस से आया गया है नाम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनका नाम न्यूक्लियस का नाम होता है न्यूक्लियोइड। ये डायग्राम है आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तीसरा जो हमारे पास है वो है साइटोप्लाज्म। हमने सारे सब्सटेंसेस की बात कर ली। जो मेन सब्सटेंस होता है एक सेल के अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड या फिर फ्लूइड यानी कि पानी का टेक्सचर होता है, जिसमें पानी की तरह होता है वैसा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अंदर और भी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ईच ऑर्गेनेल, हर एक ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि इसको एक स्पेशल काम दिया जाता है, वो परफॉर्म करते हैं। हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स की कुछ टाइप हैं। पहली टाइप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। मेम्ब्रेन यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके द्वारा बाउंड होता है ट्यूब्स के थ्रू, और इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स का हो सकता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, जिसके अंदर राइबोसोम्स लगे होते हैं, यानी कि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और हमें जो, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमें हेल्प करता है बहुत ही सारी फंक्शंस में, जैसा कि वो हमें मैन्युफैक्चर करके देता है फैट मॉलिक्यूल्स। फैट एक मटेरियल होता है, फैट मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइड होते हैं इसके द्वारा, और हमें या फिर वो लिपिड्स दे सकता है। एंड
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे कि पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास दूसरी आता है गोल्गी अपरेटस। ये गोल्गी अपरेटस एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी के नाम से आया गया है। ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन जैसा कि हमें बताया, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसे एक मेम्ब्रेन बाहरी कवरिंग वेसिकल्स। वेसिकल को आप कह सकते हैं जैसे कि एक बैग की तरह होते हैं। ये एक दूसरे के साथ पैरेलली मतलब आमने सामने एक दूसरे के प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है, इन आपस में बैग्स को या फिर स्टैक्स को कहा जाता है सिस्टम्स। ये जो बैग होते हैं ये कनेक्शंस मेंटेन करके रखते हैं मेम्ब्रेन्स के साथ। एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर है यहाँ पे आपका जो ऊपर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़े होते हैं। तीसरा हमारे पास आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे सेल के अंदर एक सैक्स जैसे होते हैं, सैक्स की तरह काम करते हैं। जो सैक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दे आर मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स एक वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो गंद सेल के अंदर प्रोड्यूस आता है उसको सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिससे वो वेस्ट हम सेल के बाहर लेके जा सकते हैं। ये एक सेल को क्लीन रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल। इसका मतलब है जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सेल को क्लीन रखते हैं। जो भी उनके पास फॉरेन मटेरियल यानी कि बाहर से कुछ भी मटेरियल अगर सेल के अंदर आता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर फूड कुछ भी अंदर आता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि सेल क्लीन रहता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी लाइसोसोम अपने अंदर कंज्यूम करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे सब्सटेंस में ब्रेक करके लाइसोसोम अपनी ताकत के द्वारा इसको लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। सुसाइड बैग जैसे कि जो आत्महत्या कहते हैं जिसको हिंदी में, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी एक सेल डैमेज हो जाता है यानी कि सेल कभी भी जब भी ख़राब हो जाता है तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे सेल लाइसोसोम्स के अंदर उनकी मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर आ जाते हैं, और वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल की जो कवरिंग होती है या फिर जो पूरा का पूरा सेल होता है, जब वो फट जाता है वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं यानी खुद उनको अपने अंदर डाल लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, क्योंकि इनका काम होता है वेस्ट को प्रोड्यूस करना, वेस्ट को हटाना मतलब कि। और जब भी ये सेल अगर बर्स्ट हो चुका है तो ये इनके लिए भी एक वेस्ट है, तो इस वेस्ट को भी वो अपने अंदर डाल लेते हैं और सुसाइड बैग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहरी और एक उसके अंदर वाली ज़्यादा फोल्ड होती है और बाहर वाली थोड़ी हल्की होती है। ये जो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड होते हैं ये एटीपी की जनरेशन यानी कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसकी प्रोडक्शन के लिए इसको ज़्यादा एरिया देते हैं यानी कि ज़्यादा जगह दे पाते हैं जो मेम्ब्रेन्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ये एटीपी मौजूद होता है इसको कहते हैं
एनर्जी करेंसी, जैसी करेंसी हमारे होती है, जैसे रुपए होते हैं, वैसी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एटीपी होती है एनर्जी करेंसी। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू सेल कंपाउंड्स। जो वो बॉडी होती है वो एटीपी को यूज़ करके नए केमिकल कंपाउंड और एनर्जी करेंसी, जैसी करेंसी हमारे होती है, जैसे रुपए होते हैं, वैसी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एटीपी होती है एनर्जी करेंसी। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू सेल कंपाउंड्स। जो वो बॉडी होती है वो एटीपी को यूज़ करके नए केमिकल कंपाउंड और मैकेनिकल वर्क के लिए बनाती है, इससे कि सेल का सारा काम किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रकार के ऑर्गेनेल्स ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी अपना ही एक अलग डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। Therefore, they are also able to make their own proteins. वो इसकी डीएनए और राइबोसोम्स की मदद से वो अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं और उन प्रोटीन्स को वो एनर्जी की फॉर्म में, यानी एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये प्लास्टिड्स होते हैं 2 टाइप्स के, जो होते हैं एक तो कलर्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर कलर मौजूद होता है, और एक कलरलेस होते हैं जिनके अंदर कलर नहीं होता। क्रोमोप्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कलर होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनमें कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट जिनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन आपने देखा होगा लीफ के अंदर भी होता है, जिससे लीव्स या फिर प्लांट अपना खाना बना सकती हैं। ये पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्टिड्स जो कलर प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर अगर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। आपको बताया था कि क्लोरोफिल जो होता है वो खाना बनाने में हेल्प करता है, ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। जो तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन करता है कि येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स एडिशनल टू क्लोरोफिल। उसके अंदर एक येलो और ऑरेंज कलर के और भी 2 पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। और ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपने अंदर स्टार्च या फिर ऑयल या फिर प्रोटीन उन जैसी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, और उन लेयर्स को कहा जाता है स्ट्रोमा। द मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनको कहा जाता है स्ट्रोमा। हमारे पास है जो कि एक एनिमल सेल का पार्ट है, इनको कहा जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक स्टोरेज, यानी कि इनके अंदर ये अपने अंदर कुछ भी मटेरियल या फिर सॉलिड, मतलब कि बिना पानी के या फिर लिक्विड जो पानी वाला होता है उसको अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज्ड, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स, हमारे पास एक लास्ट प्रोसेस आता है जिसका नाम है सेल डिवीजन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें सेल डिवाइड होते हैं, यानी एक से टूटकर बहुत सारे बन जाते हैं। ऐसा प्रोसेस इसलिए होता है ताकि हमें न्यू सेल्स चाहिए होते हैं, लगातार हमें रेगुलरली न्यू सेल्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, यानी कि उन्हें बड़ा करने के लिए उन्हें ओल्ड सेल और डेड और इंजर्ड या फिर पुराने, डेड यानी मरे हुए या फिर इंजर्ड जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है जिनमें, इन सबको रिप्लेस करने के लिए हमें न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है, और वो एक प्रोसेस सेल डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसा कि हम कर रहे थे, सेल डिवीजन के 2 मेन प्रोसेस होते हैं, मतलब ये 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मायोसिस। ये 2 अलग अलग तरह से प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं सेल डिवीजन के लिए। मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माइटोसिस,
समझ लीजिए एक सेल है और इसके अंदर ये कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो ये इस तरीके से डिवाइड होएगा, आधे इसमें आ जाएंगे और आधे इसमें आ जाएंगे और छोटे छोटे होकर। सेल डिवीजन का मतलब कि यही होता है कि वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि वो अलग अलग हो जाएंगे, आधे इसमें आ गए आधे इसमें आ गए। ये है माइटोसिस। जो दूसरा है वो है मायोसिस। उसमें एक ये छोटा सेल है जिसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के जीन्स प्रेजेंट हैं। इनको मैं आपको सेपरेट अलग करके दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे होते हैं। इसको आप रेड समझ लीजिए और इसको आप वाइट, इसको आप रेड समझ लीजिए और इसको आप वाइट समझ लीजिए। ये इस तरह से डिवाइड होंगे, कुछ इसमें कुछ इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 थे, 2 इसमें आ गए हैं और 2 इसमें आ गए हैं, बराबर की मात्रा। अब ये और आगे डिवाइड होंगे, 2 ये 2 ये, इसके भी आगे 2 और 2 ये और 2 ये और छोटे डिवाइड होंगे। ये है प्रोसेस सेल डिवीजन का।